मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की का 5th लेसन पढ़ेंगे, मधुबन। इसके लेखक हैं अनुराग वर्मा। पहला विषय प्रवेश। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। आपने टीवी वगैरह में बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे ना, रिपोर्ट लेता है टीवी में लेते ना, क्या है क्या इंटरव्यू, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। अनुराग वर्मा उसके लेखक। अनुराग वर्मा ने मतलब डॉक्टर का डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या लिया है, साक्षात्कार लिया है। परिचय अनुराग वर्मा का। परिचय अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। विपुल मतलब बहुत सारा, विपुल मतलब बहुत अधिक। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी मतलब इस लेसन में क्या है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे। डॉक्टर वर्मा जी डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए। बेबाकी मतलब बहुत अच्छी से उत्तर दिए। अब लेसन का पढ़ते हैं, ठीक है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। देखिए, मधुबन लेसन का नाम है। अब ये मधुबन आपको मालूम चल चुका होगा क्या है। मधुबन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का रहने का मतलब घर का नाम है मधुबन। तो समय कब का था, सुबह का समय था। और कौन, अनुराग वर्मा कहाँ गए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जी के घर पे गए। प्रयाग स्टेशन, आज हम लोग प्रयाग कहते हैं इलाहाबाद, ये वहां पे गए। 10 बजे मिलने का उनका समय तय हुआ था। मतलब ऐसे कोई थोड़ा ना चला जाता है कि किसी घर पे कभी भी चले गए, इंटरव्यू लेने पहुंच गए। पहले हम किसी से जब इंटरव्यू या साक्षात्कार लेते हैं तो पहले हम उनसे पूछते हैं कि कितने बजे मिलें, कितने बजे आए, तब जाते हैं। तो लेखक का 10 बजे उनसे मिलने का समय तय हुआ था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। अभी तक आप समझ गए होंगे, मधुबन उनका डॉक्टर साहब का घर का नाम था। आपने देखा होगा कोई कोई अपने नेम प्लेट लगा देते हैं नाम के, वही। तो काफी हाउस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा। ठीक है। तो लेखक का डॉक्टर साहब से 10 बजे का मिलने का समय तय हुआ था। तो लेखक कह रहा है कि वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को बहुत बार देखा है, बहुत से उत्सवों में,
संगोष्ठियों, मतलब मीटिंग में, सम्मेलनों में। लेकिन ये जो मुलाकात का पास से देखने का अवसर मेरा पहले पहली बार हुआ है। अब जैसे बहुत से लोगों को हम लोग दूर से देख लेते हैं, लेकिन पास से देखने का कभी कभी अवसर आता है। ऐसे ही लेखक कह रहा है। तो उनके दिमाग में बहुत सारे, जब उनके घर तक जा रहे थे, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मतलब ज्वार, विचारों का ज्वार। ज्वार मतलब कहते हैं ज्वार भाटा, जैसे समुद्र में आता है ना, वैसे ही। तो बहुत सारे विचार उठ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, उनका व्यवहार कैसा होगा, कैसे साहित्य मनीषी मतलब साहित्य में मुनि, बहुत ज्यादा बारीकी, मतलब महामुनि जैसे। इन तमाम उठते बैठते विचारों से मैंने मधुबन में प्रवेश किया। मधुबन उनका निवास स्थान। और काफी साहस के साथ उन्होंने जो घंटी लगी थी वो बजाई। जैसी घंटी बजाई, जो नौकर आया, बोला कि आप अनुराग जी हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने उसको ड्राइंग रूम में बैठा दिया और थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने क्या बोला, कैसे आना हुआ अनुराग जी? मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली, और उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। तो सबसे पहला प्रश्न क्या किया अनुराग जी ने, अनुराग वर्मा ने, लेखक ने, कि पहले तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बोला कि कैसे आए, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके जीवन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। तो पहला प्रश्न उन्होंने किया कि आपको जो काव्य रचना, जो आप कविताएं रचते हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उत्तर। अब डॉक्टर साहब उत्तर दे रहे हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में, जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सत्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दोनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सब प्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। अब लेखक ने पहला प्रश्न क्या किया था कि आपको जो काव्य की रचना की प्रेरणा आपको कैसे मिली? तब उन्होंने बताया कि जब मैं 15.5 साल का था, तब मैं पढ़ता था, तो उसी समय एक मौलाना शौकत अली आए और उन्होंने बोला कि जो अंग्रेजी की जो तालीम है, तालीम मतलब शिक्षा, एजुकेशन, तालीम उर्दू वर्ड है। तो जो अंग्रेजी की शिक्षा है, तालीम है, वो गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। नुस्खा भी आपको उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो तत्पश्चात आवाज करते बोले, है कोई माई का लाल जो इस कल बोलेगे कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? मतलब ये अंग्रेजी, जो अंग्रेजी लोग थे, उनके स्कूल का बहिष्कार कौन कर सकता है? तो तब उन्होंने बड़ी आए और अपनी माँ से बोला कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उस टाइम ये बड़ा विद्रोह, बड़ी बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, क्योंकि डॉक्टर जो साहब थे, उनके पिताजी कौन थे? डिप्टी कलेक्टर थे। और जब डिप्टी कलेक्टर का लड़का कहे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। और जब 16 साल के हो चुके, तो वे राष्ट्रीय ध्वज लेकर गांधी जी के साथ चल दिए। और उस समय, यह बात सन 1921 की है, और उसी समय
उनको देश प्रेम की कविता लिखी। यहीं से उनको काव्य को लिखने की प्रेरणा मिली। मंगलाचरण मतलब शुरुआत हुआ। आप प्रश्न दूसरा प्रश्न किया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए। मैंने पुनः सवाल किया, तो दूसरा प्रश्न कैसे किया, क्या किया उन्होंने कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, और हिंदी के लिए वो कहाँ आए? उत्तर प्रदेश में आए। 1925 में इंटर की परीक्षा इंटर मतलब आपका जहाँ पे एचएससी 12वीं। ठीक है, तो मैंने इसी विश्वविद्यालय से प्रयाग विश्वविद्यालय से क्या किया, एमए भी किया। जब ये बात कर रहे थे तो लेखक को साफ नजर आ रहा था कि डॉक्टर साहब के चेहरे पे गंभीरता के भाव साफ प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग बोलते हैं, बताते हैं तो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। वही भाव उनके डॉक्टर साहब के चेहरे पे दिख रहे थे। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना आवश्यक कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। अब यहाँ पे देखिए, लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम क्या होता है? हम लोग जो अपने माँ से, पति से, पत्नी से या भाई से जो कहते हैं वो लौकिक प्रेम। पारलौकिक प्रेम जो परमात्मा से होता है, भगवान से होता है। तो ये वो उनका लेखकों के जीवन में ज्यादातर ऐसा होता है कि लौकिक प्रेम पारलौकिक में बदल जाता है। तो क्या उन्होंने ऐसा आपके साथ भी हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। 1926 में मेरा विवाह हो गया, मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन, परिवार अपना निभाने लगे। और इसी समय डॉक्टर साहब ने क्या लिखा, 1930 में कबीर का रहस्यवाद। कबीर कौन थे आपने? अच्छा, आप तो 8th में ना, 9th में आएगा आपके साथ। कबीर का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी आलोचना बहुत अच्छा लिखा है। कबीर बहुत अच्छे थे। कबीर जो हुए हैं वो किसी देवी देवता या किसी को कोई भी जाति पाति नहीं मानते थे। उन्होंने बड़ा भगवान उनके एक ही थे। तो उन्होंने उसके डॉक्टर साहब ने कबीर का रहस्यवाद लिखा है। कबीर का रहस्य क्या था? इतना आवश्यक कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। उन्होंने कहा कि मुझे नाटकों का भी शौक था। प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अब अनुराग वर्मा जी लेखक जो हैं उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, क्या प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, देश की जो राजनीतिक पॉलिटिक्स जो सिचुएशन है उसमें आपकी क्या राय है? उत्तर, डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है ना। तो वो उन्होंने क्या कि मैं राजनीति से, पॉलिटिक्स से हमेशा दूर ही रहा, क्योंकि राजनीति में एक स्थिरता नहीं है। कोई कौन सी पार्टी बदल ले रहा है, कभी कोई कौन सी पार्टी बदल ले रहा है।
यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार से जाना है, कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रश्न किया कि राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं राजनीति से हमेशा दूर ही रहता हूँ, या दूर ही रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो राजनीति में जो लोग हैं मैं उनसे भी दूर रहता हूँ। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से क्या रखा है, अपने आप को हमेशा ही दूर रखा है। मुझे राजनीति में रुचि नहीं हो। बोल रही, मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। और इतना कहते ही डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी, बोले कि मुझे कोई कार्य है, मैं जाता हूँ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अभिभावक की भांति, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर साहब ने लेखक अनुराग वर्मा को आशीर्वाद दिया और विदा ली। शब्द वाटिका, संगोष्ठी, किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। संगोष्ठी मतलब ऐसे मीटिंग होती है ना, वो। तालीम, शिक्षा, उपदेश। ज्वार उठना, मुहावरा है। विचारों का हलचल, शक्ति में आना, घबराना, अति भयभीत होना। सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। राजकुमार जी के जीवन की घटनाएं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग, विवाह, मतलब ये आपको लिखना है, डेट क्या है। तो राजकुमार जी के जीवन की घटना है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग 1921 में, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की 1925 में, विवाह कभी हुआ 1926 में, 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कारण देखो, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का क्या कारण है, और डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का क्या कारण है। तो क्या कारण है, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, डॉक्टर साहब का राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वे साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखते थे। डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुए क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। कृति करो, पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। कौन कौन से आए हैं, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, मोरारजी देसाई। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, किनसे प्रेम हुआ, सात्विकता और नैतिकता। निम्न निम्न शब्दों से कृदंत तद्धित बनाओ। मिलना, ठहरना, इंसान, शौक, देना, कहना, भाव, बैठना, घर, धन। मिलना, मिलन, शौक, शौकीन, भाव, भावना, ठहरना, ठहराव, देना, देने वाला, बैठना, बैठक, इंसान, इंसानियत, कहना, कहने वाला, घर, घरेलू, धन, धनी। देश के समुचित विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है, विषय पर अपने विचार लिखिए। क्या, देश के समुचित विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है, विषय पर अपने विचार लिखिए। लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। स्थिरता के अभाव में या तो देश में चुनाव हो रहे होते हैं या फिर चुनावों की तैयारी हो रही होती है। ऐसी अवस्था में सत्तारूढ़ पार्टी की सारी ऊर्जा, सारा ध्यान केवल चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए लगा रहता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास देश के विकास के लिए विषय में सोचने का समय ही नहीं होता। जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। देशवासियों को देश के संसाधनों का लाभ मिलेगा। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार कुछ उपयोगी नीतियां
बनाएगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, सभी देशवासी सुखी होंगे। परंतु राजनीतिक स्थिरता के अभाव में लोगों की सभी आशाओं पर तुषारपात हो जाता है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है आपको, ये जो देश के समुचित विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। सही बात है कि जब तक एक राजनीति पार्टी चलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़े दिन बाद फिर चुनाव आ रहे हैं, थोड़े दिन बाद चुनाव आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि देश का विकास नहीं हो पाता है। वही सब लोग क्या लगे रहते हैं, चुनाव में लगे रहते हैं। चुनाव, तो जब चुनाव में ही लगे रहेंगे तो देशवासियों के लिए क्या सोचेंगे। तो ये बात सच है। थैंक यू।